वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज कुछ टर्म्स करने वाले हैं रिलेटेड टू साउंड वेव। तो साउंड वेव से रिलेटेड अगर हमको कुछ टर्म्स समझना है, क्योंकि साउंड देखो साउंड ट्रैवल कैसे करता है। साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। और अगर हमको इस वेव को समझनी है तो पहले उससे रिलेटेड एक टर्म्स कुछ टर्म्स जो हैं अपने को बेसिक टर्म्स जो हैं उस बेसिक टर्म्स को हमको समझना होगा। तो जो सबसे पहला मेरे पास टर्म्स आता है दैट टर्म इज द अच्छा, पहले वो टर्म्स को पहले समझाने को। देखो ये साउंड आपके पास एक वेव है। वेव मतलब क्या? एक डिस्टर्बेंस, एक रेगुलर डिस्टर्बेंस, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट टू दी क्या जाएगा अदर पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस को आप क्या बोलते हो? वेव बोलते हो। ठीक है। अब ये हमने सपोज करो एक साउंड वेव ड्रॉ कर रखा है। अब इसमें हमने अलग अलग चीज़ें एंड अलग अलग टर्म्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला जो टर्म्स स्टडी करने वाले हैं दैट इज द एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड ये बड़ा रोल प्ले करता है, अलग अलग फैक्टर्स डिटरमाइन करता है ये। तो एम्पलीट्यूड आपने क्या बोला? अच्छा प्रॉपरली देखो जरा सा। आप देखो वेव जाते 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 एक पर्टिकुलर हाइट तक गया और पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद फिर ये नीचे फॉल करना स्टार्ट किया और फॉल करते करते फिर नीचे तक आया, एक पर्टिकुलर हाइट तक आया एंड फिर ये राइज करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से एक पर्टिकुलर हाइट, मतलब इस पर्टिकुलर हाइट को ये एक्सीड नहीं करता है, ये पर्टिकुलर हाइट को ये मेंटेन किया हुआ है और ये कभी भी इससे आगे या इससे इसकी क्या हो जाएगी, जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। फिर देखो ये फॉल करा और फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक आया और फिर जाकर ये क्या किया, फिर मूव कर गया। मतलब बात ये आ रही है क्या कि जितने बार भी हो ऊपर की तरफ बात करो या नीचे की तरफ बात करो, आपका वेव जो है एक पर्टिकुलर हाइट तक मूव करेगा। प्रॉपर्ली समझिए, आपका जो वेव है एक पर्टिकुलर हाइट तक क्या करेगा? मूव करेगा। यहां देखो जरा सा, ये भी एक पर्टिकुलर हाइट तक गया। सो आप क्या बोलो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां समझिए क्या किसकी बात कर रहे हैं आप? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट So maximum displacement made by a wave on either side of its mean position। देखो ये क्या अपने पास, ये है मीन पोजीशन। अच्छा मीन पोजीशन आप किसको बोलोगे? अगर वेव जिस पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करता है या रेस्ट पोजीशन में ज्योमेट्रिकली जहां पे ये लाई करता है उसको आप क्या बोलते हो? मीन पोजीशन। सो आपने एम्पलीट्यूड को क्या बताया? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ वेव। प्रॉपर्ली समझिए, ऊपर भी एंड नीचे भी मैक्सिमम जितना ये डिस्प्लेस हो सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, इसी डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। सो नाउ वी हैव द डेफिनेशन। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ वेव ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज सेड टू बी इट्स एम्पलीट्यूड। आप इसको लिख देता हूं मैं इसको। मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट made by a wave made by a wave on either side of its mean position, on either side of its mean position, its mean position is called amplitude। एम्पलीट्यूड। तो ये तो समझ में आ गया आपके पास एम्पलीट्यूड। बोलेंगे सर इसका मतलब, सर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट ऑब्वियसली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक ही यूनिट करते हैं, क्या? मीटर। बोले सर ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इसके लिए यूनिट यूज होता है वो कौन सा होता है? आंगस्ट्रॉम, है ना? आप क्या यूज करते हो? आंगस्ट्रॉम। और इसको सिंबॉलिकली अगर हमको मिस डिनोट करना हो तो सिंबॉलिकली आप कैसे डिनोट करते हैं? और ये दिस वन, तो ये आपके पास क्या आ गया? आंगस्ट्रॉम। अब आता है क्या एक आर्मस्ट्रांग, जो अगर हमको इसको मीटर के संग रिलेट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सो 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? आंगस्ट्रॉम। ये आपके पास वैल्यू निकल आया। चलो ठीक है, तो आपके पास एम्पलीट्यूड तो खत्म। अब एम्पलीट्यूड के बाद जो सेकंड मेरे पास आता है क्या? अब आता है क्या? फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड हम अच्छे समझ तो, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी समझेंगे। ऑसिलेशन समझ करो।
देखो ऊपर का पोर्शन जो है दैट उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्रेशन, नीचे वाला जो मीन्स पोर्शन दैट इज रेयर फ्रैक्शन, या ऊपर वाला पोर्शन क्या बोलेंगे क्रेस्ट, क्या बोलेंगे क्रेस्ट, और नीचे वाला पोर्शन जो है मेरे क्या बोलेंगे उसको ट्रो, ट्रो बोलेंगे उसको, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली समझिए, आप बात करें किसकी ऑसिलेशन, तो एक टू एंड फ्रो ऊपर जाने यहां से लेकर यहां तक जाने और फिर वापस यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपके पास है ये पूरा मिला के क्या हो गया वन ऑसिलेशन। प्रॉपर्ली समझिए, फिर समझा रहा हूं, वेव जब पूरा मिला के ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ और नीचे से होते हुए फिर ऊपर की तरफ अपने मीन पोजीशन पे वापस आ जाए, इस पूरे मूवमेंट को मिलाकर जो मेरे पास होगी उसको आप क्या बोलते हो वन ऑसिलेशन। तो आपने क्या बोला, अ कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वेव इज सेड टू बी इट्स ऑसिलेशन। अ कंप्लीट, लिख दीजिए जरा सा, अ कंप्लीट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ वेव, motion of a wave is called its oscillation, is called its oscillation। चलिए जरा सी ऑसिलेशन समझ में आ गया। अब ये ऑसिलेशन के बाद मेरे पास ये थर्ड वर्ड आपके पास एक और आता है ऑसिलेशन के बाद, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। सुनिए, अभी आप फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या सर एफ से, है ना, ये एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी बोलेंगे किसको, अच्छा पहले समझिए अच्छी तरह से। आप बोले थे सर यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कंप्लीट मूवमेंट हुआ, ये जो टू एंड फ्रो मोशन हुआ, इसको हमने क्या बोला एक ऑसिलेशन। प्रॉपर्ली समझिएगा, ये पूरा मिला हुआ एक ऑसिलेशन, और इस तरह के जितने ऑसिलेशन एक वेव परफॉर्म करेगा यूनिट टाइम के अंदर या 1 सेकेंड के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एक सेकेंड के अंदर एक वेव जितना ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा दैट इज सेड टू बी इट्स क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। सो आप क्या लिख दीजिए जरा से, इसको लिख दीजिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, number of oscillation made by a wave, made by a wave in 1 second, in 1 second is called its frequency, its frequency। चलिए जरा सा फ्रीक्वेंसी तो आप बता दिए, फ्रीक्वेंसी के बाद जो आपके पास सारा डिनोट कैसे कर रहे हैं आप ये भी लिख दिए, और इसकी यूनिट की अगर हम बात कर लें, यूनिट की संग संग बात करते हैं जिसकी है, तो इसकी यूनिट कितने हर्ट्ज, है ना, आप क्या बोलते हैं यूनिट दैट इज द हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गया आपके पास। फ्रीक्वेंसी के बाद एक और वर्ड अपने पास आता है दैट इज द क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, है ना। फ्रीक्वेंसी के बाद आ जाता है जरा सा वर्ड, है ना, दैट वर्ड इज द टाइम पीरियड, है ना। अब देखो जरा सा टाइम टेकन बाय अ वेव, आप क्या बता रहे हो, एक वेव को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑसिलेशन मतलब आप क्या बोले थे यहां से लेकर यहां तक, मतलब फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन तक, तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव को जितना टाइम चाहिए उस टाइम को आप क्या बोलते हो टाइम पीरियड। तो मतलब अगर सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट वे में अगर हम बताएं कि टाइम पीरियड क्या है, तो आप बताओगे कि सर टाइम टेकन बाय अ वेव, वेरी क्लियर, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज सेड टू बी इट्स टाइम पीरियड। चलिए जरा सा टाइम पीरियड लिख दूं मैं, टाइम पीरियड, है ना, क्या लिख रहे हो आप, टाइम टेकन बाय अ वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव to complete one oscillation, to complete one oscillation is called its time period, its time period। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि एक वेव को एक ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको आप क्या बताओगे टाइम
पीरियड, यूनिट तो पता ही आपके पास सेकंड होता है। अच्छा देखो, अब एक टाइम पीरियड एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन भी है ना। रिलेशन क्या होता है आप बता दो जरा सा। तो इफ देखो सपोज करो टी आपके पास किसी का टाइम पीरियड है ना, एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, क्या हो जाएगा, वेव। इफ द टी इज द टाइम पीरियड एंड एफ इज द क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, सो देन टाइम पीरियड एंड क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड एज एफ इक्वल्स टू 1/t। सो इन दिस मैनर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इस फॉर्मूला का यूज करके अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड, एंड इफ वी हैव टाइम पीरियड गिवन सो वी कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब एक लास्ट वर्ड आपके पास आता है क्या, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, वेव लेंथ। वेव लेंथ, देखिए वेव लेंथ समझिए रहा, वेव की लेंथ क्या है, तो मैं समझाता हूं जरा सा। ऊपर वाले पोर्शन को आपने क्या बोला, क्रेस्ट, नीचे वाले पोर्शन को क्या बोले थे, ट्रो। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट, प्रॉपर्ली समझिएगा, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रो के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। फिर से प्रॉपर्ली, या अगर लॉन्गिट्यूडनल आप ले रहे हो तो क्या होता है, टू कॉम्प्रेशन और एयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को ही आप क्या बताते हो कि वेवलेंथ। सबसे बेटर यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ ऑफ अ वेव। चलिए जरा सा डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, है ना, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो, है ना, इज कॉल्ड, है ना, वेवलेंथ। वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, सो वेवलेंथ को मेनली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इस सिंबल से, और इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये जो आपके पास है सॉरी लैम्डा, है ना, तो ये जो आपके पास है ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वेव का, एंड दिस सिंबल इज पर्टिकुलरली कॉल्ड लैम्डा, बी LAMBDA, लैम्डा, है ना। तो ये आपके पास जो था, जो टर्म्स रिलेटेड थे वेव से, ये कंप्लीट हो गए।